गाइस, मैं हूं प्रशांत धवन, आपका लाइफ चेंजर। और इस वीडियो में हम 10 मोस्ट पॉपुलर इडियम्स डिस्कस करेंगे। मोस्ट पॉपुलर नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू यू गाइस। जो इडियम्स आपने चूज किए वो 10 इडियम्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। बिफोर डिस्कसिंग द इडियम्स वी शैल डिस्कस अ कोट। ये कोटेशन भी मैंने चूज नहीं करी, आप लोगों ने चूज करी। इट गॉट अ लॉट ऑफ लाइक्स, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इट्स नॉट एन इडियम, एक कोट है, बट स्टिल इट गॉट अ लॉट ऑफ लाइक्स, सो I'm covering it. It's all about you guys in this video. Success has many fathers but failure is an orphan. देखिए, जर्मन ओरिजिन की कोट है। वॉर टाइम में ओरिजिन हुआ था इस कोटेशन का। बेसिकली मतलब बहुत सिंपल सा है इसका कि जब कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो हर कोई उसका श्रेय लेने में बिजी हो जाता है। वो कहता है कि मेरी वजह से हुआ, ये बंदा मुझसे जुड़ा हुआ था, मुझसे इसने सीखा है या मेरे साथ रहता था, मैंने इसको नॉलेज दी है तो ही ये आगे जाके सक्सेसफुल हुआ है। बट अगर कोई आदमी फेल जाता है तो एवरीवन बैक्स अवे। कोई भी उससे एसोसिएटेड रहना नहीं चाहता। कोई भी नहीं कहता कि मैं इसका टीचर था, मैंने इसको गाइड किया। और लाइफ में काफ़ी बार होता भी है ऐसा। सो रिमेंबर दैट। और इस कोट को डिस्कस करने का मकसद यही है कि कभी भी अपना दिल छोटा मत करना, वरना दिल टूटने मत देना कि लाइफ में कभी कुछ आपके हिसाब से ना हो, सक्सेस नहीं मिल पाए तो लोग बहुत ही एक इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाएंगे आपको। दे विल शो एज इफ उनका कोई रिलेशन नहीं है आपसे, थोड़ा बहुत अलग हट के रहेंगे आपसे। सो उस टाइम जस्ट रिमेंबर, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बिकम सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल बनने के बाद भी डोंट गेट एरोगेंट, बिकॉज रिमेंबर कि सक्सेस के पीछे लोग दीवाने हैं, आपके पीछे नहीं है, ठीक है। देखो, पहला आइडियम है क्लेंस द ऑजियन स्टेबल्स। किसी ने वैसे ऑजियन स्टेबल्स लिख दिया था, बट द कंप्लीट इडियम इज क्लेंस द ऑजियन स्टेबल्स। मतलब समझाने से पहले ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओरिजिन। देखो, ग्रीक माइथोलॉजी में आपको पता है हरक्यूलिस का मेंशन बहुत बार किया गया है। उनसे रिलेटेड इडियम्स भी हैं काफ़ी सारे। फॉर एग्जाम्पल अ हरक्यूलियन टास्क, क्योंकि हरक्यूलिस, देखिए, अच्छा पहले कहानी सुन लो एक बार अच्छे से। हरक्यूलिस क्या था कि देखो, ग्रीक माइथोलॉजी में जो बहुत सारे देवता हैं, उनके भगवान वगैरह हैं, उनके जो राजा हैं वो थे जियस, ZEUS आई थिंक, हाँ, जियस। तो जियस के जो बेटे थे वो थे हरक्यूलिस। अब देखिए, जियस ने जब हरक्यूलिस का जब जन्म हुआ बेसिकली, तो हरक्यूलिस की जो माँ थी वो एक ह्यूमन थी और जियस जो थे वो एक गॉड थे। तो कभी उनकी जो यूनियन था उनका, वो कभी एक्सेप्ट लोगों ने किया नहीं। तो हरक्यूलिस की लाइफ बहुत ही कठिन भी थी। हालांकि बहुत ही बलवान व्यक्ति थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, और मगर एक तरीके से उन पे ये एक आप कह सकते हो एल्बाट्रॉस अराउंड हिज नेक था कि उनके पेरेंट्स दो अलग अलग दुनिया से थे। तो इसलिए हमेशा ना वो बटे से रहे, हमेशा बहुत सारी उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो उनमें से एक प्रॉब्लम ये थी, देखिए, बहुत ज़्यादा बलवान थे वो पहले, तो उन्होंने जवानी में बहुत सारे सिंस किए। सिंस मतलब मर्डर वगैरह किए, जिसका भी वो चाहते थे खून कर देते थे। बस ही यूज्ड टू रन अमॉक। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ, ही फेल्ट वेरी गिल्टी। वो चाहते थे कि जो भी उन्होंने बुरे कार्य किए हैं उसका पश्चाताप करे। ही वॉन्टेड टू अटोन फॉर हिज सिंस। याद है, अटोन फॉर हिज सिंस, पश्चाताप करना। तो वो चाहते थे कि मैं पश्चाताप करूं, बट उनको ये करने से पहले उन्हें कहा गया कि उनको 12 कार्य करने होंगे। तो ये बड़ी एक फेमस कहानी भी है, द 12 टास्क्स ऑफ हरक्यूलिस या 12 लेबर्स ऑफ हरक्यूलिस, दोनों सेम ही है। तो देखो, ये जो ऑगियन स्टेबल्स है ना, स्टेबल आपको पता है जहाँ पर बेसिकली वो रहते हैं, घोड़े या फिर पशु वगैरह जहाँ पर रखे जाते हैं। तो स्टेबल्स को साफ करना भी उनमें से एक टास्क था। जी हाँ, क्या हुआ, ऑजियन बेसिकली एक जगह थी, एक बहुत ही एक प्रॉस्परस रिच किंगडम था। तो उनको ये आई थिंक टास्क नंबर 4 था ये, उनको वहाँ पर जाकर ऑजियन की जो स्टेबल्स थी वो बड़ी मशहूर थी। एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम होता है, सीधी सी बात है, उस टाइम के हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे घोड़े होंगे, बहुत सारी गायें होंगी। तो जब यहाँ पे बहुत सारे घोड़े गायें होंगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो लोग वहाँ पे इतना साफ सफाई भी इतना उन्होंने ध्यान दिया नहीं वहाँ पे अपने स्टेबल्स पर। तो हरक्यूलिस को बड़ा ही अजीब सा टास्क दिया कि ऑजियन स्टेबल्स को साफ करना है। तो जब वो उन्होंने पहली बार देखी वो स्टेबल्स, उन्होंने देखा गंद मचा हुआ है, कंप्लीट फिल्थ, हर जगह बस इतना गंदगी थी।
तभी इतना मुश्किल टास्क भी था, मगर वो कहानी कड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है कि वो नदियों का भाव मोड़ देते हैं, बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ जियस, बहुत ताकतवर व्यक्ति ने नदियों का भाव मोड़ देते हैं और पूरा अस्तबल आराम से वो साफ कर देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो बेसिकली यहाँ से वो इडियम बनता है कि ऑजियन स्टेबल्स क्या थी, बहुत ही गंदी थी, देवर फिल्थी। तो ऑजियन स्टेबल्स को तब से एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं करप्शन के। अब जैसे कोई जगह हो जहाँ पे रैम्पेंट करप्शन हो, लोग घूस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी हो, मतलब फिजिकल गंदगी नहीं, करप्शन, मॉरल एथिक्स की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो कहोगे और ये ऑजियन स्टेबल्स हैं, ठीक है। तो क्लेंज द ऑजियन स्टेबल्स मतलब साफ करना करप्शन को, ठीक है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो हरक्यूलिस को जो करना था वो ऑजियन स्टेबल्स इतनी गंदी थी, इनको साफ करना था। तो हम यहाँ पे सीधी सी बात है, वो वाली सफाई की बात नहीं कर रहे, करप्शन की सफाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू rid a place of an accumulation of something corrupt or filthy, to clean something that has been filthy for a very long time, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। करप्शन इन द चाइनीज मिलिट्री इज सो रैम्पेंट दैट आई डाउट इफ जी जिनपिंग विल बी एबल टू क्लेंस द ऑजियन स्टेबल्स। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि करप्शन जो है चाइनीज़ मिलिट्री में, आपको पता होगा चाइनीज़ मिलिट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई उनको रोक टोक होती नहीं है उनको। तो इतनी करप्ट मिलिट्री है, तो मुझे ही लगता है कि जी जिनपिंग जैसा आदमी भी वो जो करप्शन है वहाँ का उसको हटा पाएगा, उसको साफ कर पाएगा, ठीक है। तो ये है क्लेंस द ऑजियन स्टेबल्स। अच्छा देखो, एक रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि हरक्यूलिस को 12 टास्क दिए गए थे, तो उनमें से जो 12वां टास्क था वो था कि सरबरस को मारना है। सरबरस आपको याद है, मैंने आपको एक इडियम सिखाया था बहुत टाइम पहले, अ सॉप टू सरबरस, मतलब किसी को घूस देना। सरबरस 3 सर वाला एक भयंकर सा कुत्ता होता है जो नर्क की पहरेदारी करता है, ठीक है। तो सरबरस को हराना भी हरक्यूलिस का एक टास्क था। तो हल्का सा आपका रिवीजन हो गया इससे। अच्छा देखो, अगला ईडियम है गिव द डेवल हिज ड्यू। बेसिकली इसका अर्थ है कि किसी ऐसे आदमी की खूबियाँ अप्रिशिएट करना, उसकी एक तरीके से जो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं आप कह सकते हो, उसकी कदर करना, इवन दो आप उस आदमी से नफरत करते हो या उसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कोई आदमी है जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है, मगर फिर भी उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं जो आप कह सकते हो हाँ यार वो है उसमें। तो यू आर गिविंग द डेवल हिज ड्यू। अच्छा, गिव ड्यू का वैसे मतलब होता है कि किसी को रिकॉग्नाइज करना उसकी अच्छाई के लिए। तो वैसे भी सेंटेंस बन सकता है कि मैनी बिलीव दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज़ येट टू रिसीव हिज ड्यू। तो अभी तक उनको उनका जो एक रिकॉग्निशन जो उनको देनी चाहिए थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, उतनी दी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस बनाए हैं, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, मैं ही कहूँगा, आई डोंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप बट गिव द डेवल हिज ड्यू, ही इज़ अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर मतलब वक्ता जो बहुत अच्छा बोलता है। तो चाहे मुझे उनकी पॉलिसीज़ या जो वो करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, मगर एक बात तो मुझे अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि लोगों को एक तरीके से भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त भाषण देते हैं और बिल्कुल चार्म कर देते हैं उनको। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक कैपिटलिस्ट्स लाइक मुकेश अंबानी बट गिव द डेवल हिज ड्यू, डाटा प्लान प्राइसेस हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ जियो। तो चाहे मुझे पूंजीवादी लोग पसंद नहीं है जैसे मुकेश अंबानी है, मगर मैं कहूँगा कि मतलब जो उन्होंने एक तरीके से जो उन्होंने अच्छा काम किया है वो मुझे अप्रिशिएट करना होगा। जियो की वजह से काफ़ी सारे जो डाटा प्लान है वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, ठीक है। सो याद रखना, गिव द डेवल इज ड्यू। डेवल देखो बेसिकली मतलब शैतान, ठीक है। डेवल मतलब शैतान, सीधी सी बात है। यहाँ पे डेवल का मतलब वही है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है। शैतान को ऑफकोर्स कोई बिल्कुल ही जिसको स्टाइल मारना हो वही कहेगा आई लाइक द डेवल, बट यूजुअली पीपल डोंट लाइक द डेवल, ही रिप्रेजेंट्स द रॉन्ग साइड। तो सीधी सी बात है, जिसको आप पसंद नहीं करोगे उसी का यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है। देखो अगला इडियम है टू मिन्स मैटर्स। बड़ा सिंपल सा इडियम है। मिन्स, देखो मिन्स का मतलब होता है चॉप कर देना, बिल्कुल एक तरीके से बारीक तरीके से चॉप कर देना, ठीक है। तो अब थोड़ा आपको समझाऊंगा इसका मतलब, फिर आपको समझ में आएगा कि वर्ड यहाँ पे इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। टू मिन्स मैटर्स मतलब कि अपनी ज़ुबान पर एक तरीके से कुछ पोलाइटनेस रखना और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा दबाना ताकि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो।
पोलाइट दिखने के लिए जो एक्चुअल बात है वो ना कहना, ठीक है। तो इसका एक ये मतलब भी हो सकता है कि फैक्ट्स छुपाना या डायरेक्टली कोई बात ना बोलना, ठीक है। क्योंकि ठीक है, अब आप एक बार को टू बी पोलाइट आप काफ़ी हद तक बात को छुपा सकते हो, बट आप अगर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो आप जो मेन आपको बात कहनी चाहिए, क्योंकि ये शुड बी डायरेक्ट, जो बात है वो आपको बोलनी चाहिए, वो आप छुपा रहे हो, तो आप नेगेटिवली भी दे सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, स्टूडेंट्स कांट इम्प्रूव इफ द टीचर मिन्सेस मैटर्स व्हेन इट कम्स टू इवेल्युएटिंग टेस्ट्स। तो टीचर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि बिल्कुल डायरेक्टली बात बताना कि ये आप में कमी है, इसको आपको इम्प्रूव करना है, नहीं तो दुनिया उसको बताएगी कि ये उसमें कमी है, ये उसको इम्प्रूव करना है, और दुनिया और ज़्यादा एक क्रूअल वे में समझाती है। तो टीचर को क्या, शुड अ टीचर मीन्स मैटर्स, क्या उसको अपनी लैंग्वेज को पोलाइट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की फीलिंग हर्ट ना हो? बिल्कुल नहीं। टीचर का काम यही है कि भैया देखो, आप में अभी मुझसे जितना सीखना है सीख लो, नहीं तो दुनिया सिखाएगी आपको, दुनिया और तरीके सिखाती है। अच्छा, तो टू मीन्स मैटर्स का एक इससे रिलेटेड एक और इडियम भी होता है, रिलेटेड क्या, नॉट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। टू नॉट मीन्स मैटर्स मतलब फ्रैंकली बोलना, बेबाक तरीके से जो बात है वो उसी के उसी वक्त सामने बोलना, बिना उसमें कोई चीज़ छुपाए, कोई फैक्ट्स को कंसील किए बिना। तो अब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो ही डजेंट मीन्स मैटर्स, वो सीधा सीधा जो उनको बोलना होता है वो बोल देते हैं वो, ठीक है। तो मीन्स देखो मतलब होता है एक तरीके से बारीक काट देना। तो कुछ हद तक इसका मतलब यही है कि अब एक चीज़ जो प्रॉपर है उसको आप बारीक तरीके से काट दोगे, आप एक तरीके से उसका जो रियल फॉर्म है उसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। चीज़ वही है मगर आपने फॉर्म चेंज कर दिया उसकी। तो मीन्स इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, बट याद रखना इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टू मीन्स मैटर्स और टू नॉट मीन्स मैटर्स। अब देखो अगला ईडियम है, टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड। स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड मतलब कदम। जब आप चल रहे होते हो यू आर टेकिंग स्ट्राइड्स, ठीक है, स्ट्राइड। अब इसका मतलब होता है कि कुछ भी आपके साथ कुछ खराब हो जाए, अनप्लेजेंट हो जाए, मतलब खराब ऑफ कोर्स, तो उसको कामली शांत तरीके से उससे डील करना, उससे निपटना और उससे एक तरीके से प्रभावित ना हो जाना, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट अपने पर ना पड़ने देना। इससे सिमिलर एक ईडियम आपको याद होगा जो पहले लंबे टाइम से मेरी ये वोकैब सीरीज सुन रहे हैं, नॉट टर्न अ हेयर। तो इसका देखो सेंटेंस सिंपल सा बन सकता है कि इवन दो एवरीवन वाज टीजिंग हर शी डिड नॉट टर्न अ हेयर। मतलब सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे मगर उसने क्या किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठंडे दिमाग से वहीं पे बैठी रही, ठीक है। तो सिमिलर ईडियम है दोनों। अच्छा, तो टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड क्यों? देखो चलते, इसका मतलब भैया चलते चलते रास्ते में, आप लाइफ में भी क्या होता है, यू जस्ट कीप ऑन वॉकिंग। रास्ते में कुछ रोड़ा अटक जाता है, कुछ आप गिर जाते हो तो क्या करते हो, यू जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड, आप चलते रहते हो आगे, ठीक है। वो एक ऑलमोस्ट आपकी जो वॉक है उसका एक पार्ट बन जाता है। तो उस सेंस में इसका मतलब है, बाकी कोई इसका खास ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया मैंने, आई वॉज फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड मतलब सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया मैं। आई वॉज फ्लैबरगास्टेड एट हाउ शी टुक द लॉसेस इन हर स्ट्राइड्स। तो मैं सरप्राइज हो गया कि किस तरीके से उसने जो भी उसको लॉस हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उसने चुपचाप उससे कामली डील किया और उसका कोई इफेक्ट अपने पर होने नहीं दिया। देखो अगला इडियम है, लास्ट नेल इन द कॉफिन। कॉफिन होता है ताबूत, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में खासकर ये एक कॉफिन होता है। तो उसमें जो डेड बॉडी होती है उसको लटाया जाता है और उसको फिर बंद कर दिया जाता है। अब ऑफ कोर्स जो आजकल जो कॉफिन आ रहे हैं उनमें डोर्स होते हैं, मगर 18 सेंचुरी के आसपास जब ये इडियम बना था तो कॉफिन के ऊपर एक दरवाज़ा कील से ठोकते थे उसको, ताकि कल को कोई मतलब वो जो है ताबूत उसको तोड़ ना पाए, तो एक तरीके से अच्छे से कवर करने के लिए उसको। तो देखो लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब एक ऐसा इवेंट जो एक चीज़ का कंप्लीट एक तरीके से उसको फेल कर दे, जो चीज़ ऑलरेडी फेल होना शुरू हो चुकी थी। मतलब कि कोई चीज़ बिल्कुल फेलियर के कगार पे हो, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल फेल होने वाली हो, सबको पता है हो जाएगी, फिर एक ऐसा इवेंट हो जाए जो बिल्कुल उसको कम्प्लीटली फेल कर दे। तो यहाँ पर ये ताबूत में क्यों यूज़ करते हैं आपको पता ही है, डेड बॉडी है, सबको पता है, इसको अब दफनाया जाएगा इसको ज़मीन के अंदर।
तो लास्ट नेल मतलब वो आखिरी चीज़, कि अब तो चलो हो गया, आखिरी जो कील था वो भी गाड़ दिया गया, अब तो सीधा उसको दफना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक मैंने 2 सेंटेंस बनाए हैं यहाँ पर। द सो एंड सो इलेक्शन डिफीट, यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, तो कुछ भी डाल लो यहाँ पर। द सो एंड सो इलेक्शन डिफीट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सो एंड सो पार्टी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई इलेक्शन में डिफीट होती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट कोई हो, अगर कोई पार्टी, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, कोई पार्टी हो जो इलेक्शन हार जाए, तो उसके बाद लग रहा है कि इसका कोई भविष्य नहीं है, तो आप कहोगे कि वो इलेक्शन डिफीट लास्ट नेल इन द कॉफिन था। ऑलरेडी पार्टी फेलियर के कगार पे थी, अब बिल्कुल ही फेल हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हो हिज ड्रंकन आउटबर्स्ट पुट द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ हिज मैरिज। आउटबर्स्ट मतलब बिल्कुल ही आप शराब पी के बस कुछ भी बोल रहे हो जोर जोर से, ठीक है, गुस्से में आकर। तो सीधी सी बात है, कोई हस्बैंड दारू पी के कोई ऐसे इतना जोर जोर से बोलेगा तो उसकी मैरिज का क्या होगा। ऑलरेडी सीधी सी बात है, वो शराब पीता है तो मैरिज वैसे ही उसकी वैसे ही फेलियर की कगार पे है। तो ड्रंकन आउटबर्स्ट जब करेगा, शराब पी के बोलेगा, तब तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डिवोर्स की तरफ बात बढ़ी गई, ठीक है। तो पुट द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ हिज मैरिज, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ऑफ ही लगाना होता है, ठीक है। ऑफ के साथ ही आप ये ईडीएम यूज़ करोगे जहाँ भी यूज़ करोगे। देखो अगला ईडीएम है जंप ऑन द बैंड वैगन। अब पहले इसका आपको ओरिजिन समझाता हूँ, फिर इसका मतलब समझाऊंगा। देखो क्या हुआ था अमेरिका में, जब सर्कस पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो हर चीज़ जहाँ पर जब नई आती है तो वो लोग अपने उसमें कुछ कलर्स डाल देते हैं, अपना उसमें ट्विस्ट डाल देते हैं। तो वहाँ पर जब सर्कस आया तो वहाँ के जो सर्कस ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सोचा कि अगर हमें अपने सर्कस की एक एडवर्टीजमेंट करनी है तो जहाँ पर भी हम सर्कस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उस शहर में ना एक परेड निकालते हैं। तो परेड के लिए उन्होंने एक वैगन तैयार करी, उसमें बैंड डाल दिया, तो वो बैंड वैगन हो गई, ठीक है। तो बड़ी कलरफुल सी परेड होती थी, एक उसमें वैगन होती थी, ठीक है, और घोड़ा उसको खींच रहा होता था, और अंदर ढोल बाजे लोग बजा रहे होते रहे, और कलर्स होते रहे, खूब सारे अट्रैक्शंस ही होती थी, और लोग मशहूरी कर रहे होते थे, एक एडवर्टीजमेंट कर रहे होते थे कि सर्कस होगा ये सो एंड सो जगह पर। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो आइडिया था ना, लोगों को बड़ा पसंद आने लग गया, खासकर पॉलिटिशियंस को इलेक्शन टाइम में। तो इलेक्शन टाइम में उन्होंने भी ना ये जो बैंड वैगन थी वो उन्होंने उधार लेनी शुरू कर दी सर्कस वालों से। उन्होंने कहा कि सर आप हमको भी ये दे दो ताकि हम भी इलेक्शन के दौरान ऐसे ही ढोल बाजे के साथ अपना प्रचार कर सकें। तो आज तो खैर इंडिया में आज तक बैंड वैगन पे होता ही है ये। तो तब से देखो इसका मतलब ये पड़ गया कि कोई चीज़ जो पॉपुलर हो, कोई चीज़ जो सक्सेसफुल हो, जो फैशनेबल हो, उसका समर्थन कर देना और वही चीज़ करना शुरू कर देना, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। तो पॉलिटिशियंस ने क्या किया, जैसे ही उनको दिखा के तो सर्कस वालों ने बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है, सक्सेसफुल है, फैशन में लोग पसंद कर रहे हैं, तो दे जंप्ड ऑन द बैंड वैगन, वो भी उसी बैंड वैगन में कूद गए और अपना प्रचार करने लग गए, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्टोरी है, इसकी ओरिजिन आपको प्रॉपर ओरिजिन बताया मैंने आपको। तो इसका मतलब हो गया कि जॉइन अदर्स इन डूइंग और सपोर्टिंग समथिंग फैशनेबल और लाइकली टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज हैं। देखो स्लम डॉग मिलियनेयर जब पहले पहले आई थी तो किसी ने उसकी परवाह नहीं करी है, अभी लोगों को लगा आर्टिस्टिक सी मूवी है, कोई बड़ा स्टार नहीं था, अनिल कपूर का भी छोटा सा रोल था, तो किसी ने उसकी इतनी परवाह करी नहीं। बट जैसे ही अकेडमी अवार्ड मिला, ऑस्कर मिला उसको, एवरीवन जंप्ड ऑन द बैंड वैगन। सबको लगा कि बड़ी अच्छी मूवी है, हमको भी देखनी चाहिए, मास्टरपीस है वगैरह। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इंडियन हॉकी टीम के बारे में, वैसे किसी को ये भी याद नहीं होगा कि कैप्टन कौन है इंडियन हॉकी टीम का, बट जैसे ही हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है किसी टूर्नामेंट की फाइनल में पहुंचती है, एवरीवन जंप्स ऑन द बैंड वैगन, सब सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारी इंडियन हॉकी टीम है, जीतेगी। सो ये मतलब है जंप ऑन द बैंड वैगन का। देखो अगला यहाँ पर जो ईडीएम है वो है क्लॉक एंड डैगर। देखो पहली बात तो क्लॉक क्या होता है ये समझ लो। क्लॉक ये होता है, ये एक कपड़ा होता है, खासकर ये यूरोप में बहुत फेमस था। ये बेसिकली लोग यूज़ करते थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप प्रॉपरली एक क्लॉक से अपने आप को ढक लो तो दूर से आप कोई और इंसान पहचान नहीं पाएगा कि जिसने क्लॉक पहना हुआ है वो है क्या, है कौन। तो क्लॉक एंड डैगर क्यों कहते हैं, देखो इसका जो वैसे ओरिजिन है बड़ा अजीब सा है। ये प्लेज या ड्रामास में इसको यूज़ करते थे किसी कोई ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत मिस्टीरियस हो,
जहाँ पे स्पाइस वगैरह का कुछ रिलेशन हो, बहुत ज़्यादा छुप छुपा के कोई चीज़ हो रही हो, तो वहाँ से इसका ओरिजिन आता है। तो बेसिकली क्लॉक एंड डैगर कहीं पर भी यूज़ हो रहा हो, इट मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी है, छुपी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें इंट्रीग है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा। तो आपको कुछ सेंटेंस समझा देता हूँ, इससे जो मीनिंग है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यू कैन से द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड इन ए क्लॉक एंड डैगर स्टाइल एट मिडनाइट व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप। तो क्या किया, जो प्रिजनर था उसको कब रिलीज़ किया, बहुत ज़्यादा शोश वगैरह बैंड बाजे के साथ रिलीज़ किया? नहीं, चुपचाप एक क्लॉक एंड डैगर बिल्कुल मिस्टीरियस चुपचाप तरीके से उसको छोड़ दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड की जो डील्स होती हैं आर नेगोशिएटेड एंड सील्ड इन क्लॉक एंड डैगर सीक्रेसी। तो किस टाइप की सीक्रेसी होती है? क्लॉक एंड डैगर बिल्कुल मिस्टीरियस सी, कुछ पता नहीं लगता कौन आया है, कौन किसकी तरफ से था, किसने किसको लिफाफा दिया वगैरह। तो अंडरवर्ल्ड की डील्स ऐसे होती है, ठीक है। देखो अगला इडियम है द एलिफेंट इन द रूम। अच्छा, हम ये क्यों कहते हैं एलिफेंट इन द रूम? देखो पहली बात तो इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है एलिफेंट इन द रूम, मतलब कि एक कोई जो दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को पता है कि एक मुद्दा है जो बहुत बड़ा है, जिसको हमें सुलझाना होगा, जो बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बट वो जानबूझकर उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो वो मुद्दा कैसा लगता है? इट फील्स लाइक एन एलिफेंट इन द रूम। अब देखो एलिफेंट क्यों कहते हैं हम? एलिफेंट आपको पता है बहुत ही बड़ा जानवर है। तो किसी कमरे में एक एलिफेंट बैठा हो तो आपको पता है, सीधी सी आपको ये हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो कि एलिफेंट नहीं बैठा वहाँ पे। यू आपको दिख ही जाएगा कि एलिफेंट इतना बड़ा होता है वो, बट स्टिल आप चूज़ करते हो कि उसको मैं इग्नोर कर दूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो कंफर्टेबल है। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, हम कह रहे हैं कि यूएस मिलिट्री के लिए जो सीरिया में ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हो रहे हैं, आपको पता है रिसेंटली वहाँ पे 70 बच्चों को मार दिया गया था, एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो वो जो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हो रहा है, वो उनके लिए एक एलिफेंट इन द रूम है। प्रॉब्लम है, दिख रही है, मीडिया बात कर रही है, सब हो रहा है, बट उनको कंफर्टेबल लगता है कि उसके बारे में बात ना ही करो और चुपचाप अपना जियो पॉलिटिक्स का जो भी गेम वगैरह चल रहा है रशिया के साथ, जो भी गेम चल रही है वो चलने दो, ठीक है। तो यार ना, एलिफेंट इन द रूम एक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम जिसको इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि वो कंफर्टेबल है, ठीक है, उनके लिए कंफर्टेबल है जो इग्नोर कर। देखिए अगला इडियम है इन दी ऑफिंग। इन दी ऑफिंग का देखो, ये भले उसका मतलब समझाता हूँ। मतलब कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा करीब हो, ऑलमोस्ट कमिंग सून हो, बिल्कुल आपको पता है होनी ही होनी है, इमिनेंट हो, बिल्कुल आप कह सकते हो कि आ ही रही है वो, ठीक है। अच्छा, तो इन दी ऑफिंग क्यों? देखो ये जो ईडियम है ना, इसका ओरिजिन आता है नेवी से। नेवी में क्यों? पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में नहीं अभी भी, जो ओशन का, देखो ऑफिंग का मतलब क्या होता है? ऑफिंग का मतलब होता है जैसे आप मान लो किनारे पे खड़े हो समुंदर के, और समुंदर का वो एरिया जो आप थोड़ा बहुत आप कह सकते हो बहुत दूर हो, उसको ऑफिंग कहते हैं। ये नहीं कि जो बहुत पास आपको दिख रहा है, सारा सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको, वो एरिया जो काफ़ी दूर हो, ठीक है। द मोर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द सी सीन फ्रॉम द शोर। शोर मतलब किनारा। तो वहाँ से जो एरिया दिखता है ना, जो दूर का एरिया होता है, उसको ऑफिंग कहते हैं। तो इन द ऑफिंग मतलब जो दूर के किनारे के में कोई चीज़ हो। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब शिप आ रही होती थी ना, तो इन दी ऑफिंग मतलब जब दूर से दिख रही होती थी शिप, धुंधली सी छोटी सी, तो लोग कहते थे कि द शिप इज़ इन दी ऑफिंग, मतलब अब तो बस आ ही रही है, एक दो और टाइड्स में वो बिल्कुल किनारे में आ जाएगी, दिख गई है, इट इज़ इन दी ऑफिंग, ठीक है, इट इज़ कमिंग सून। तो वहाँ से इसको ये इडियम का ओरिजिन है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने जो डिफाइंस दिखाया रिसेंटली, बात नहीं मानी किसी की और मिसाइल लॉन्च करी जा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं दुनिया को, वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर नॉर्थ कोरियाज डिफाइंस मोर सैंक्शंस ऑन देम आर इन दी ऑफिंग। तो सैंक्शंस आपको पता है, वो सैंक्शंस उन पे लगने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट दे आर कमिंग सून, आने ही वाले हैं, दिख रहे हैं कि अब यूएस या यूएन वगैरह उन पे खूब सारे सैंक्शंस लगा देगा। और फाइनली देखिए, पाम ऑफ, बहुत वोट्स मिले थे इसको, आई थिंक 2 बार इसको मेंशन किया गया था। एनीवे, सो पाम ऑफ बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है, बट कवर कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक एनीवन विल कंप्लेन। देखो पाम ऑफ का अर्थ होता है कि कोई ऐसी चीज़ से छुटकारा पाना जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, ऑफ कोर्स, किसी और को एक तरीके से हल्का सा परसुएड करके या उनको थोड़ा सा डिसीव करके, हल्का सा धोखा देकर
उनको वो चीज़ चिपका देना। कोई चीज़ हो, मान लो मेरे पास कोई पुराना फ़ोन हो, स्क्रीन काम नहीं करती, मैं चाहता हूँ यार बिक जाए ये, इसके चाहे 2-3 हज़ार भी मिल जाए, बस कोई ले ले इसको, तो आई विल ट्राई टू पाम इट ऑफ। किसी को चिपकाने की कोशिश करूँगा कि तू ले ले, अच्छा फ़ोन है, ले लो, बढ़िया बढ़िया फ़ोन है, सस्ते में दे रहा हूँ, ले ले। अच्छा, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है इसका सेम, कि द क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब क्लेवर, द क्लेवर कार सेल्समैन ट्राई टू पाम ऑफ ने चिपकाने की कोशिश करी द ओल्ड कार, ठीक है, पुरानी सी गाड़ी थी, तो वो कार सेल्समैन ने, चालाक सेल्समैन था, उसने चिपकाने की कोशिश करी किसको, गलेबल सी यंग लेडी को, औरत को। तो गलेबल मतलब जो बात आराम से मान जाए, एक तरीके से तो इनोसेंट सी हो। तो उसने क्या किया, ही ट्राई टू पाम इट ऑफ, चिपकाने की, बहुत बढ़िया गाड़ी है, सस्ते रेट में मिल रही है, ऐसा ऑफर फिर नहीं मिलेगा। तो याद रखना, पाम ऑफ मतलब कि टू गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग दैट यू डू नॉट वांट बाय परसुएडिंग समवन एल्स टू टेक और बाय देम फ्रॉम यू, ठीक है। सो अब ये सारे हमारे इडियम्स हो गए हैं, एंड जिसके भी इडियम्स नहीं हुए, डोंट फील बैड अबाउट इट। मैं आने वाली जो हिंदू वोकैब है उसमें वो कवर करूँगा ही करूँगा, 110%। मैंने वो सारे इडियम्स लिख लिए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर करिए इफ़ यू कैन, in any way, shape or form. And yeah, thank you for watching this video. I will see you soon with another cool video.